Good morning and welcome everyone. I am Jatin Verma. So guys, this is daily news analysis for 3rd of December 2019. तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सीक्स अ रिव्यू ऑफ एससी एसटी क्रीमी लेयर लॉ। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसका एक रिव्यू फाइल किया गया है। तो इसे हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। देन सेंटर रेडी टू स्ट्रेंथन द रेप लॉ, फॉर्मर होम मिनिस्टर and the present defense minister is saying so. So in the light of recent news regarding the rape in or molestation or victimization of women from various parts of India, तो ये statement आ रहा है authoritative sources से। अयोध्या case, Muslims file a review petition. Then Supreme Court declines a plea against polygamy. Polygamy यानी practice of मल्टीपल मैरिजेस इन दी मुस्लिम कम्युनिटी, उसके अगेंस्ट एक प्ली फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्लाइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अर्जेंट लिस्टिंग नहीं होगा, विंटर वेकेशन के बाद इसकी लिस्टिंग करी जाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सीक्स द रिपोर्ट ऑन असॉल्ट केसेस। टाइगर पॉपुलेशन अप बाय 750 इन 4 years। ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। नाउ इंडिया एंड स्वीडन सेट टू एक्सपैंड टाइज। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंप्रूव्स। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीकॉम कंपनीज के शेयर्स में बढ़त देखने को मिली आफ्टर द न्यूज ऑफ टैरिफ हाइक बाय दीज टेलीकॉम कंपनीज येस्टरडे। यूनाइटेड नेशन चीफ ओपन्स द क्लाइमेट समिट विद अ कॉल फॉर होप ओवर द सरेंडर। साइबेरिया पाइपलाइन सीमेंट्स चाइना रशिया बॉन्ड। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। नाउ taking stock of anti-AIDS fight, winning the peace in the telecom, time to send the right signals। ये important editorials हैं। start करते हैं। first of all, this article says that last week of Sri Lanka's new president Gotabaya Rajapaksa to India, last week's visit, okay, so extended talks with Prime Minister of India was an affirmation by the two nations to make good bilateral ties a priority for each other। then इसके बाद ये कुछ ज़्यादा important नहीं है, लंदन से रिलेटेड जो आर्टिकल है। then this article says that the government needs to take bold action like it did in 1999 and it is critical to have multiple players if it wants to give a boost to the telecom sector। अगर सिर्फ जियो हो जाएगा तो फिर मोनोपोलिस्टिक, या अगर 2 या 3 प्लेयर्स हो जाएंगे तो फिर मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट हो जाएगा। तो कस्टमर्स के लिए वो हार्मफुल है या डेट्रीमेंटल है। तो इसलिए मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए। जैसे 1999 में उस समय जो टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने काफ़ी ड्रास्टिक, काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए थे। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया गया था, जब रिलायंस के चलते या फिर ये कहें कि बीएसएनएल ने कॉल टैरिफ्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिए थे। सेम काइंड ऑफ मूवमेंट इज required here as well। अब गवर्नमेंट को कुछ बोल्ड स्टेप्स यहाँ पे लेने होंगे। नाउ दिस आर्टिकल सेज दैट द स्लोडाउन इन एंटी एड्स फाइट ऑफ इंडिया which places targets out of reach calls for a renewal of political commitment, finances and engagement। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, कौन सा फेज है इसका, ये सब आपको इससे जानने को मिलेगा या फिर आपको ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस हियर। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो शॉर्ट सप्लाई में है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो एड्स की कही जाती हैं वो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि शॉर्टेज में है, इंडिया में शॉर्टफॉल चल रहा है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 4 के क्या क्या मेन कॉन्टूर्स हैं, टारगेट्स क्या हैं? दिस ऑल्सो यू नीड टू स्टडी। देन कमिंग हियर, द dubious legal case for a national register of citizens exercise। The article says that the provisions that empower the government to carry out national register for citizens exercise smack of arbitrariness, यानी कि इसमें मनमाना कदम जो सरकार ने लिया है उसकी यहाँ पे आलोचना करी गई है, उसका क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, and should be resolved as early as possible। This article says that opening of the Kartarpur corridor has unlocked the possibility of looking at bilateral relations between India and Pakistan through the prism of Punjab and the idea of Punjabiyat। तो ये स्किप कर सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक अगर पहले से रीड किया हुआ है तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। The article says that the observed rise in unemployment and decline in consumption don't just crimp growth, don't just bring down growth, they both reveal the persisting hardship in the economy and indicate that the pursuit of growth may fail to address it। Now coming here, डेटा पॉइंट जो हिंदू में आता है, इन द लेटेस्ट क्वार्टर India's gross domestic product
grew at the slowest pace in 6.5 years. पिछले 6.5 सालों में जो डेटा जीडीपी का आया है, 6.5 सालों में पहली बार इतना मिनिमम जो हमने ग्रोथ रेट 4.5% अचीव किया है, लोएस्ट ग्रोथ रेट है अब तक का, फ्यूल्ड बाय प्राइवेट कंजम्पशन, द प्राइम ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी, बट थ्रू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज सर्ज्ड इन रीसेंट ईयर्स. तो ये जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ है, grew at its slowest pace of 4.5% in 6.5 years. Also, the growth was not fueled by private consumption or investment, the prime drivers of economy, but through government spending which surged in recent quarters. यानी कि गवर्नमेंट ने जो फिजिकल डेफिसिट में इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट में 3.4%, वो जो पैसा गया है प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ, उस वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता, राइट? So these things are there. Government seeks the review of SC/ST creamy layer. Center has asked the Supreme Court to refer to a 7-judge bench. पहले ये मैटर 5-judge bench ने लास्ट ईयर इस पे एक जजमेंट दिया था. 2018 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट की प्ली टू रेफर 2006 की नागाराज जजमेंट. सरकार ने ये दलील रखी थी, पिटीशन करा था कि 2006 की नागाराज जजमेंट जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन से डील करती है उसको रिव्यू करने के लिए कहा गया था. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मैटर 7-जज बेंच को रेफर नहीं किया जाएगा. अब गवर्नमेंट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि क्वेश्चन वेदर द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट शुड अप्लाई और नॉट टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स व्हाइल प्रोवाइडिंग देम द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस. क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, उनको अगर एक हद से ज्यादा, एक लेवल से ज्यादा उनकी इनकम है, तो उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ इसमें अमेंडमेंट्स करे थे. नागाराज जजमेंट को बेस माना जाता है. सितंबर 26, 2018 को 5-judge bench in the जरनैल सिंह केस unanimously agreed with the 2006 judgment, Nagaraj judgment of another 5-judge bench in M. Nagaraj case, which had upheld the application of creamy layer principle in promotions. Creamy layer principles अगर promotion में रहेगा तो यानी कि members of SC and ST community would not get promoted if they have higher than the stipulated income, limit of income, जो लिमिट रखी जाएगी. अटॉर्नी जनरल जो सरकार के वकील हैं, उन्होंने सरकार को, कोर्ट को यह अर्ज करा है टू रिकंसिडर द रूलिंग दैट क्रीमी लेयर वुड बी एप्लीकेबल इन प्रमोशंस. एंड ये कहा जा रहा है सरकार इसे रिव्यू चाह रही है. एंड ये कहा जा रहा है रेफर द नागाराज केस जजमेंट टू अ 7-judge टू अ लार्जर 7-judge बेंच. सुप्रीम कोर्ट में ये रूल होता है, अगर पिछला केस 5-judge बेंच ने हियर किया है तो अगला उसे ओवर रूल करने के लिए अगर कोई बेंच बनाया जाएगा तो वो 7 जजेस का होना चाहिए. यदि उसका नेक्स्ट बेंच बनाया जाएगा तो वो 9 जजेस का होना चाहिए. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स सिंस द 1950s हैव बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग सीट्स इन प्रमोशंस इन फेवर ऑफ SC एंड ST कम्युनिटीज. 1950s से ये चलते आ रहा था. इसका बैकग्राउंड ध्यान से समझना, ये नहीं समझ में आता बुक्स वगैरह से. Central and the state governments since 1950s have been following a policy of reserving seats even in promotions, but this does not go on the ground that they are not adequately represented. This it does. सरकार जो reservation in promotion देती है वो ये कहा जाता है कि जानबूझ के जो मिनिस्टर्स हैं वो हायर कास्ट हिंदूज या हायर कास्ट पीपल को प्रमोट करते हैं IAS से सेक्रेटरी लेवल पे. अगर आज भी हम रेशियो देखें सेक्रेटरी लेवल पे जो SC ST कैटेगरी के हमारे IAS ऑफिसर्स हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं. इसलिए ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में क्रीमी लेयर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, दैट सिंस दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, गवर्नमेंट इज अपीलिंग द सुप्रीम कोर्ट कि क्रीमी लेयर क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अप्लाई किया जाता है SC ST प्रमोशंस एंड सर्विसेज में, उसको हटाने के लिए एक 7-judge बेंच का गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए. दिस पॉलिसी वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस. इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत जो पावर है स्टेट के पास टू मेक रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस ओनली एट एंट्री लेवल. सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह कहा
कि यदि आप सिर्फ 16 क्लॉज 4 की बात कर रहे हो तो 16 क्लॉज 4 के तहत आप रिजर्वेशन एंट्री लेवल पे दे सकते हो, लेकिन यदि कोई सर्विसेज में एंटर हो गया उसके बाद आप उसको प्रमोशन के लिए, उसकी जो है प्रगति के लिए, आगे तरक्की के लिए आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर रिजर्वेशन देना है तो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया लगेगा। क्रीमी लेयर क्राइटेरिया क्या है कि यदि किसी की इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा प्रमोशंस में। उसकी प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि वो SC/ST कैटेगरी में है, बल्कि अगर उनकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन ओनली एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट इनटू पब्लिक सर्विसेज बट नॉट ड्यूरिंग द प्रमोशन। पार्लियामेंट ने इस जजमेंट का जवाब दिया कुछ इस तरह से। पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय एनैक्टिंग 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 16 क्लॉज 4 के अलावा 16(4)A इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके तहत यह कहा गया कि पावर है पार्लियामेंट के पास में टू रिजर्व दी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में भी टू रिजर्व दी सीट्स इन फेवर ऑफ SC and ST in promotions in public services if the communities are not adequately represented in public employment. This law was given retrospective effect from 1992. यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए ये नया लॉ लाया गया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। देन सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जवाब इस तरह से दिया। M नागाराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, while upholding the constitutional validity of Article 16 Clause 4A, Supreme Court held that any such reservation policy, in order to be constitutionally valid, shall satisfy the following 3 constitutional requirements. What are these requirements? Number 1, M Nagaraj versus Union of India 2006 case. Right. एम्पिरिकल डेटा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि आपके पास में एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए बैकवर्डनेस को प्रूव करने के लिए। अगर कोई क्लास वाकई बैकवर्ड है तो दैट शुड बी प्रूवन बाय विद द हेल्प ऑफ डेटा, तभी उनको रिजर्वेशन दे सकते हो। दूसरी चीज, एम्पिरिकल डेटा ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई क्लास बैकवर्ड है ये बात ठीक है, लेकिन क्या वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है? सिविल सर्विसेज में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को भी एक क्राइटेरिया माना जाता है। अगर कोई एक जाति, अगर कोई एक कास्ट सिविल सर्विसेज में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है प्लस वो बैकवर्ड भी है, तभी आप रिजर्वेशन दे सकते हो। तीसरा चीज ये है कि क्या ये रिजर्वेशन देने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाउ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस वुड इंपैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि मेरिट के ऊपर अगर सीनियरिटी को देखें या रिजर्वेशन को देखें तो सीनियरिटी या रिजर्वेशन की वजह से मेरिटोरियस ब्यूरोक्रेसी पे कोई डाल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल गुड गवर्नेंस हमें इंश्योर करना है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी सिर्फ इसलिए जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, अगर उनकी क्वालिटी लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रीजन दैट रिजर्वेशन इज टू बी अकोमोडेटेड, तो फिर सिविल सर्विसेज का फायदा क्या होगा? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक यहां पे पैरामीटर रखा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जरनैल सिंह केस 2018। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है रिजर्वेशन आप दो, 16 क्लॉज 4A रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड है, बट जिन लोगों की इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, भले ही वो रिजर्व कैटेगरी से IAS, IPS, IRS हैं, लेकिन अगर इनकम ज्यादा है तो क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना होगा, ताकि जो SC/ST जो पिछड़े से पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ SC/ST कम्युनिटी, दे शुड गेट प्रमोटेड। क्योंकि SC/ST कम्युनिटी भी कोई एक नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, इसमें भी बैकवर्ड है, फिर इवन मोर बैकवर्ड है, फिर इवन मोर बैकवर्ड है। इस वजह से जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव सेक्शंस ऑफ SC/ST हैं उनको मिलना चाहिए, राइट। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रिंसिपल टिल डेट अप्लाइड। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टिल डेट till 2018 September applied to OBCs can be extended to SCs and STs to deny reservation to the elite among the two communities। जो लोग रिच हैं, elite class हैं among SC/ST, उनको तो कम से कम रोका जाना चाहिए, right? तो this was the criteria।
Supreme Court upheld the constitutional amendments leading to Article 16 Clause 4A. Therefore, the constitutional bench held that there was no necessity to revisit Nagaraj judgment insofar as it applied the creamy layer test. Giving the stamp of approval to application of creamy layer principle to SCs and STs, Supreme Court ने ये assert किया that the objective of reservation would not be fulfilled if only the creamy layer within the class bag all the coveted jobs. अगर क्रीमी लेयर यानी कि अगर ये दूध का ग्लास है तो क्रीमी लेयर किसको कह रहे हैं? जो मलाई, जो क्रीम ऊपर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए जो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव हैं, बल्कि जो मेंबर्स ऑफ SC ST यहाँ पे हैं, जो पीछे रह गए हैं इस प्रगति की सीढ़ी में, उनको मिलना चाहिए, ना कि इस टॉप क्लास को, राइट? क्योंकि ये ओवरऑल जो ग्लास ऑफ मिल्क है या जो ग्लास ऑफ SC ST कम्युनिटी है, ये होमोजीनियसली कंपोज नहीं है, इसमें भी लेयर्स हैं, कोई बहुत पिछड़े हैं, कोई और बहुत पिछड़े हैं, कोई थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं। तो जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है उनको ऊपर आने का मौका देने के लिए जो रिच क्लास है, इनकम क्राइटेरिया लगाते हुए उनको रिजर्वेशन एंड प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस 2018 की जर्नैल सिंह जजमेंट में एक और दो चीजें और कही, इसमें अपहेल्ड दी सेकंड एंड दी थर्ड क्राइटेरिया, यानी कि सेकंड एंड थर्ड क्राइटेरिया तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया प्रूव करने की सरकार को अब जरूरत नहीं है, यानी कि इट upheld the second and the third criteria of Nagaraj case, but Supreme Court observed that there is no longer the need to collect quantifiable data on backwardness of SCs and STs, यानी कि सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ सरकार, जो कि पॉलिटिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सरकारें कई बार काम करती हैं, उनके भरोसे रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस वाज कॉन्ट्ररी टू फाइंडिंग अराइव्ड एट बाय 9 जज बेंच इन इंदिरा साहनी केस। अगर क्वांटिफाइबल डेटा नागाराज केस में रखा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये क्वांटिफाइबल डेटा वाला जो मुद्दा है ये 7 जज बेंच ने नागाराज जजमेंट में दिया, लेकिन उससे भी लार्जर बेंच जो 9 जज बेंच इंदिरा साहनी केस में था, उन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया था। 9 जज बेंच ने तो बल्कि ये कहा था कैटेगोरिकली 9 जज बेंच हैड रूल्ड दैट the test or requirement of social and educational backwardness cannot be applied to SCs and STs who undoubtedly fall within the expression of backward classes of citizens। यानी कि आज अगर जो हम देखते हैं कि OBCs के लिए रिजर्वेशन देने के लिए तो क्वांटिफाइबल डेटा चाहिए होगा, सरकार को ये बताना होगा कि वाकई ही ये बैकवर्ड है, लेकिन सरकार को SC ST कम्युनिटी को किसी और को यदि इस ग्लास ऑफ रिजर्वेशन में ऐड करना है जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स, तो सरकार को कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, कुछ कम्युनिटीज को अपीज करने के लिए हो सकता है कि वो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव हों, क्वांटिफाइबल डेटा बिना दिए भी इनको इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत अच्छी कही जर्नैल सिंह जजमेंट में कि अगर इनको रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में तो आपको बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड को देना होगा, उसके लिए क्रीमी लेयर क्राइटेरिया जरूरी है, राइट? तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नीड नॉट बी इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट while the test of proportionality to the population is mandated by constitution in article 330 which talks about reservation of seats for SCs and STs in the house of people, it does not do so in the provisions of reservations and promotions। यानी कि proportion अगर मान लो कि total 6000 IAS ऑफिसर्स हैं और अगर ST कम्युनिटी की पॉपुलेशन 7% है, ST कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है 13% है, तो ये जरूरी नहीं है कि IAS लेवल पे ये प्रमोशन ठीक है कि प्रोपोर्शन में आपने रिक्रूटमेंट तो कर दिया 6000 में, लेकिन अगर 6000 में से 200 सेक्रेटरीज हैं या 100 सेक्रेटरीज हैं तो उस पे ये पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर 13% पॉपुलेशन SC ST है तो 13% सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी SCs STs हों। प्रमोशन में प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं लगेगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स बिकॉज वी कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि ये पॉइंट समझ में नहीं आते। तो 9 जज बेंच इन 1992 इंदिरा साहनी केस
SCs and STs are the most backward among the backward classes. Once a part of the presidential list under Articles 341 and 342, there is no question of showing their backwardness again. ये कहा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट की लिस्ट में SCs STs आ गए तो उनको बार बार बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ये 9 जज बेंच ने ये बात भी शायद ठीक कही थी. अब इसका रिव्यू के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिटीशन फाइल करा है कि ये जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है 13% सीट्स इसमें रिजर्व करी जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोपोर्शन में जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स आप अप्लाई करें. राइट नाउ Center ready to strengthen rape law, says the Home Minister. Government is ready to make more stringent provisions in law, the Defence Minister told the Lok Sabha after the members expressed outrage over the rape and murder of 26-year-old veterinarian in Hyderabad last week. Ready to amend IPC, government said it is ready to amend the IPC and the Criminal Procedure Code to ensure faster justice in cases like हैदराबाद रेप एंड मर्डर. देखो हमारी कंट्री में ये कहा जाता है कि लॉज तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लॉज में फ्लॉज भी हैं, लेकिन मेजर जो फ्लॉ है वो इम्प्लीमेंटेशन में है. तो हमारे जो होम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर, तो ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट. बट पॉइंट ये है कि निर्भया फंड खर्च क्यों नहीं हुआ. कल वाली बात दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आप रेप हो गया तो आप नी जर्क रिएक्शन, आप रिएक्शन दे रहे हो. रिस्पॉन्स तो तब होता जब इन दी स्पैन ऑफ लास्ट 5 years आपने एक्चुअल में कुछ काम इस दिशा में किया होता. राइट, कंडेमिंग द इंसिडेंट इज गुड, बट एक्चुअल कंडेमनेशन वुड कम व्हेन यू वुड बी टेकिंग सम एक्शन एंड यूड बी डूइंग समथिंग. निर्भया फंड से CCTV कैमरास, पुलिस बल में जब हमारे होम मिनिस्टर भी थे तो कुछ किया जा सकता था कि एक सेपरेट पुलिस काडर बनवाया जा सकता था कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए. नीति आयोग भी कुछ ऐसा कर सकता था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ईज ऑफ डूइंग लाइफ या वुमेन सिक्योरिटी पे कुछ ऐसा बनाया जा सकता था. नीति आयोग का इंडेक्स बहुत आते हैं आजकल, तो ये जो इंडेक्सेस हैं इसमें हम ये कर सकते थे कि कौन सी स्टेट्स जो हैं ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटिंग पुलिस वुमेन पुलिस ऑफिसर्स. वाज दिस पॉसिबल और नॉट? अभी लगे हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब करने में, अच्छी चीज है जो कि अपने आप में, लेकिन अब जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है तब आप शोक मनाने बैठ जाते हो. तो दैट इज नॉट द टाइम, दैट इज द टाइम फॉर शोक मेकिंग. यू कैन सिट ऑन दी सॉरो एटसेट्रा, बट एक्चुअल एक्शन लेने की जरूरत तब है कि हम निर्भया फंड और ये सब चीजें स्पेंड करें. पुलिस प्रपोर्शन इन women proportion in police should be increased. This is the time now. Now, which discusses what issues. Speaker condemned the incident and informed the House that Business Advisory Committee, which discusses what issues should be taken up on the floor of the House, would discuss the possibility of a formal debate on the subject. Clear? So these things are there. Evolution of anti-rape law in India since 1860. तो कुछ background देखेंगे. Section 375 to 376E of Indian Penal Code refer to sexual offences. It defined rape as sex without consent. Rape is defined as a sex without consent, with consent but under the fear of death, or with consent but under the false promise. It also defines statutory rape as sex with a woman under the age of 16 years. It makes no mention of rape as a crime against male. Since section 377, the one that makes gay sex illegal, covers that already. So 1860 version of IPC also ignored sex without consent between a husband and a wife. Right? Ignored the sex without consent. तो marital rape we have been talking about since last 1 week, तो अभी तक ये penalizing नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की एक प्रोग्रेसिव जजमेंट आई है, उसको शायद सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ाए. अभी इस पर सर्टेनिटी नहीं है. नाउ 1983 में दोबारा से अमेंडमेंट किया गया. A young Adivasi girl named Mathura was raped by 2 policemen while in custody. Changes in section 114A किए गए in the Indian Evidence Act. Until this point, rapes by public servants had completely been ignored. Rapes by people in the custody of the victim or in the as caretakers of the victim, they were ignored. But with this case, a new category of rape called custodial rape was introduced to include rapes of women while in custody of public servants. This made the idea of consent an integral part of rape. While so far the women had to prove that the sex was not consensual.
This amendment said that a court should presume a woman who says she did not consent is telling the truth. अगर women ने बाद में ये कह दिया कि consent नहीं था तो उसे सच माना जाएगा. Also, it was the amendment that banned the publication of victim's identity. Victim की identity को newspapers में पहले जो है उछाला जाता था, अब इसमें character assassination से बचाने के लिए women को ये सब सुधार लाए गए. Then 2002 में Indian Evidence Act दोबारा से amend किया गया. Even though 1983 amendment prohibited character assassination, it wasn't defined to include cross examination of rape victim. Cross examination जो कि जो एडवोकेट्स करते हैं, डिफेंस लॉयर्स करते हैं, उससे बचाने के लिए भी सेक्शन 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द डिफेंस लॉयर कुड डिस्क्रेडिट अ रेप विक्टिम्स टेस्टिमोनी बाय प्रूविंग दैट शी वाज ऑफ इमोरल कैरेक्टर. तो ये एक और चीज इसमें लाई गई. दिस सिनेरियो इंक्लूडेड क्वेश्चनिंग हर अबाउट द पास्ट सेक्सुअल एक्ट्स. अगर आपने सेक्शन 375 या ऐसी कुछ मूवीज देखी हैं तो यू वुड बी क्लियर अबाउट इट. Just 1 minute guys, right? So 2012 Protection of Children from Sexual Offences Act, statistics indicated that India saw a 336% increase in child rape cases from 2001 to 2011, right? तो ये सब चीजें हुई. And then coming here, so far only the mention of sexual offences against children was statutory rape. Mention of sexual offences against children was a statutory rape 2011 में. The clause mentioned in the IPC that criminalized sexual intercourse with a girl below the age of 16 regardless of consent. However, the process of trying such a case was no different from a case that involved someone over the age of 16 years. Then, resultant POSCO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, understood the special situations in which a child could be assaulted. The act made the police officer in charge of protecting the child during the investigative process. Now, the police would have to make sure that the child received protection by placing the child in a shelter home and providing emergency medical treatment. It also provided for special courts that could conduct the trial without camera. In camera matlab without camera and without revealing the identity of the child, keeping it as child friendly as possible. The act said that the cases of child sexual abuse should be fast tracked within a year and that reporting such cases should be mandatory. The new act was gender neutral and recognized other forms of penetration apart from penovaginal penetration. The act also included the abetment of child sex abuse as an offence. Abetment यानी कि इसको अंजाम देना, इसको उकसाना इस क्राइम को, and included non-penetrative assault, sexual harassment and child pornography. तो ये 2013 में जस्टिस JS वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जो निर्भया रेप केस के बाद और ज़्यादा इसमें सुधार लाए गए. The brutality and the violence of the case led to widespread protest, और new offences such as stalking, acid attack and voyeurism were included into the definition of rape. Even the threat of rape is now a crime. The minimum sentence was changed from 7 years to 10 years. Minimum sentence was changed from 7 years to 10 years. But the problem is with implementation, as I said. So, in the cases that led to death of the victim or the victim being in a vegetative state, यानी कि कोई victim अगर कॉमा में चला जाए रेप की वजह से या मॉलेस्टेशन या कुछ ऐसे क्राइम की वजह से, मिनिमम सेंटेंस 10 साल से बढ़ाकर इसे इंक्रीज कर दिया गया 20 साल तक. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट comatose or vegetative state was included since the landmark Aruna Schonbach case 2011. This amendment reiterated that character of the victim was totally irrelevant to the rape cases. अब जो 1983 में ये जो किया गया था अमेंडमेंट एटसेट्रा, इसके बाद 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया कि जो डिफेंस लॉयर हैं वो विमेन के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हुए इमोरल कैरेक्टर करार देते हुए ये कर सकते हैं कि रेप जो था वो रेप नहीं था, ये एलिगेशंस फॉल्स है. तो इस अमेंडमेंट ने ये कहा कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम वाज टोटली इररेलेवेंट सिंस वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द केसेस वाज अ जुवेनाइल and ended up being tried as such. And other flaw
in the system was identified. So the age for being tried as an adult for violent crimes like rape and murder was changed from 18 to 16 years. यानी कि जो हीनस क्राइम करेंगे, अगर वो इस जानबूझ के अपने बचपना या एडोलेसेंट टैग का फ़ायदा उठाते हुए कि हम एडल्ट नहीं हैं, तो अगर कोई ऐसे संगीन अपराध को अंजाम देते हैं, मर्डर, रेप एट्सेट्रा, तो ऐसे केस में 16 टू 18 ईयर्स के कोई ऐसे बालक या एडोलेसेंट हैं तो उन्हें भी एडल्ट के रूप में ट्राई किया जाएगा, राइट। तो 2018 क्रिमिनल ऑर्डिनेंस कठुआ रेप केस इन जम्मू एंड कश्मीर के बाद कुछ और सुधार इसमें लाए गए। नाउ कमिंग हियर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सीक्स द रिपोर्ट ऑन असॉल्ट केसेस। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या किस तरह की बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इस न्यूज़ में कुछ खास है नहीं। एनएचआरसी को एक टूथलेस टाइगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? NHRC is labeled as toothless tiger. Please answer. Why? Okay. Is the toothless tiger tag given to NHRC justified? Answer this. Now, Ayodhya case, Muslims ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल करा है, इसमें भी कुछ नहीं है। I am here for analyzing the news articles. Whichever articles are self-explanatory या जिसमें कुछ substance नहीं है, I will not be reading them here, right? उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सभी जो है साक्षर हो, लिटरेट हो, यू कैन रीड दिस थिंग्स योरसेल्फ, क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंस में कुछ है नहीं। सिमिलरली दिस रिव्यू पिटिशन इज इंपॉर्टेंट, बट अभी कुछ इसमें खास है नहीं। वट वॉज द इशू? एट द सेंटर ऑफ द इशू इज द बिलीफ अमंग सेक्शंस ऑफ हिंदूज दैट बाबरी मस्जिद नेम्ड आफ्टर मुगल एम्परर बाबर was built in Ayodhya after destroying a Ram temple. तो ये हम देख चुके हैं इसे ऑलरेडी। नाउ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बैकग्राउंड है। आर्टिकल 142, इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है, ये हमने समझा था जब हम डीएनए कर रहे थे। आर्टिकल 142 states that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction, just 1 minute guys, in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. This was the first time that the court invoked this power in case involving a civil dispute. Civil dispute में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 the power of Supreme Court to do complete justice यहाँ पे अप्लाई किया है, right? Involving a civil dispute over an immovable property involving private parties. Supreme Court declines plea against polygamy. Supreme Court did not accept the request to urgently list a petition seeking declaration that the practice of polygamy and nikah halala are unconstitutional. एक famous case है, उस केस का नाम है चांद मोहम्मद वर्सेस फिजा अनुराधा बाली। हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था अच्छा खासा चंद्र मोहन, राइट, प्यारे मोहन टाइप्स। बट इन्होंने क्या किया कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, ही वॉज अराउंड 40-45 ईयर्स। इन्होंने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हिंदू रिलीजन में 2 शादियां अलाउड नहीं हैं। हिंदू कोड एट्सेट्रा जो हिंदू रिलीजियस लॉ रिफॉर्म हुआ है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चंद्र मोहम्मद कन्वर्ट हो गए ये, और इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो चंद्र मोहम्मद, चांद मोहम्मद, चंद्र मोहन जो भी हुआ, लेकिन जो डेप्यूटी सीएम थे, जो ये सीएम जो था, वो इनके नाम से हट गया बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, राइट। तो ये जो फ्लॉ है रिलीजियस लॉ में कि 2 महिलाओं से शादी कर सकते हो, तो ये फ्लॉ को सेट करने के लिए ये पिटीशन फाइल करा जा रहा है, पॉलीगैमी। A bench led by Chief Justice of India told the petitioner that court would consider listing the cases after the winter vacation. The petitioner wants the court to declare Section 2 of Muslim Personal Law, Shariat Law, Application Act 1937 unconstitutional. तो अब ट्रिपल तलाक के बाद अब ये एक और बड़ा रिफॉर्म होगा। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबरीमला जजमेंट में या और रिलीजियस मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियो पैपिज्म, कि जजेस जैसे क्या है कि पॉप की तरह, जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप ये डिसाइड करते हैं कि क्या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस सही है या नहीं, वैसे ही जजेस भी पोप बेनेडिक्ट की तरह यहाँ पे मैटर्स डिसाइड कर रहे हैं। जजेस आर ऑल्सो डिसाइडिंग द मैटर्स लाइक पोप,
पोप क्या करते थे कि क्या सिगरेट क्रिश्चियनिटी में अलाउड है या नहीं, ये पोप बेनेडिक्ट डिसाइड करते हैं। क्या क्रिश्चियन वुमेन कार ड्राइव कर सकती हैं या नहीं, ये पोप डिसाइड करते हैं, बीइंग द हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। क्या कॉन्डोम्स यूज करे जाने चाहिए क्रिश्चियनिटी में या नहीं, ये भी ऑनरेबल पोप की चेयर डिसाइड करती है क्रिश्चियनिटी रिलीजन में। सिमिलरली हमारे जजेस भी कुछ इसी तरह रिलीजियस मैटर्स में, ये क्रिटिसिज्म है, सिर्फ एक एकेडमिक क्रिटिसिज्म है। इवन दो जजमेंट्स ऑन सबरीमाला, ट्रिपल तलाक एटसेट्रा, दे आर गुड इन देयर ओन राइट, बट अगर हम यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ यहाँ पे देखनी होगी कि जजेस जो हैं पंडित्स भी हैं, मौलवीज भी हैं, ग्रंथीज भी हैं और फादर भी हैं, इनको सभी लॉस का पता है। क्या ये पॉसिबल है कि जजेस जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर नहीं हैं या उस रिलीजन के जो कह लो कि हेड नहीं है, मौलवी नहीं है, पंडित नहीं है, क्या वो हमारी रिलीजियस लॉज में इस तरह से हस्तक्षेप कर सकते हैं कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं? ये बात ठीक है कि जजेस ने एक बहुत अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हाट शुड प्रिवेल इन अ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इज नॉट religious morality, but it should be constitutional morality. Am I clear? Constitutional morality is what should prevail. Injury caused to women through practice of triple talaq, polygamy and nikah halala is violative of Article 14, right to equality, discrimination, right to life, and injurious to public order, morality and health. ये petitioner का कहना है। Tiger population up by 750 in last 4 years to 2976. यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री ने ये कहा है राज्यसभा में कि द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इंक्रीज्ड बाय 750 इन लास्ट 4 years. अर्लियर द काउंट वाज 2226. पहले 2226 टाइगर्स थे, लेकिन अब ये बढ़ गए हैं। टाइगर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 750. तो जो मेथड्स इनके लिए लगाए जाते हैं वो मेथड्स कुछ इस तरह से हैं। कैमरा ट्रैपिंग, टाइगर्स के जो स्पॉट्स हैं उनको कैमरा से ट्रैप किया जाता है, या टाइगर की मूवमेंट्स को, टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स हैं उनको काउंट किया जाता है कि कौन सा टाइगर डिफरेंट है, राइट। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, वैसे टाइगर्स की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो स्ट्रिप्स हैं एक वैसे, वो अलग अलग पैटर्न की होती हैं, तो उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये टाइगर अलग है या नहीं, राइट। द अपटिक इन द टाइगर पॉपुलेशन इज गुड न्यूज फॉर इंडिया विच हैज ग्रैपल्ड विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। हम देखते हैं कि टाइगर्स जो है आजकल गांव में एंटर कर जाते हैं, इंट्रूडिंग इनटू द ह्यूमन हैबिटेशंस, तो क्योंकि उनका जो हैबिटेशन बेस है, जो जंगल एरिया है, वो श्रिंक होते जा रहा है, तो इसीलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इज इन मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया विच हैज 526 टाइगर्स। एक ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर्स बेयरिंग कंट्रीज, रशिया एटसेट्रा। 2010 में ये मीटिंग हुई थी। सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट हैज सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022. Global Tigers Forum is the only intergovernmental international body established with the members from willing countries to embark on a global campaign to protect the tigers. Reasons for increase in tiger population: there has been no organized poaching by traditional gangs in central Indian landscape since 2013. Due to increased vigilance and conservation efforts by the forest departments, organized poaching rackets have been all but crushed. Rehabilitation of villages outside the core areas in many parts. तो किसी दिन हम समझेंगे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क का जो लेआउट होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया या फिर बफर जोन, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो ये टॉपिक है। Now, estimation exercises have become increasingly more accurate over the years. Wildlife officials, they use mobile application M-Stripes monitoring system for tigers, intensive protection and ecological status to estimate the big cat or the tiger population. M-Stripes is the application used by forest guards, is GPS enabled and helps to capture data relating to tiger sightings, tiger deaths, wildlife crime and ecological observations while patrolling in the forest area, reserve area. India and Sweden set to expand ties. Swedish king जो कि एक्सटेंसिव इनके बीच में और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत हुई और प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी इनकी मुलाकात हुई
उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन वांट्स टू एक्सपैंड ओवरऑल बायलैटरल कोऑपरेशन इन डाइवर्स एरियाज इंक्लूडिंग इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड कल्चर। तो आप देखोगे कि जैसे इंडिया ने ये डिसीजन लिया है आरसीईपी से ऑप्ट आउट करने का, उसके बाद ये बायलैटरल मीटिंग या फिर इंडिया का जो टिल्ट है वो दोबारा से वेस्ट की साइड पे हो रहा है। और स्वीडन क्यों पार्टनरशिप करना चाहता है? क्योंकि स्वीडन हमें बेसिकली साब जो कंपनी है, साब का जो एक फाइटर जेट है ग्राइपिन, वो बेचना चाहता है, राइट। तो इसी की वजह से ये ओवरऑल पार्टनरशिप और ये सब अच्छी अच्छी बातें करी जा रही हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में या लाइफ में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंच, राइट। कोई फ्री लंच जैसी कोई चीज होती नहीं। आफ्टर टॉक्स बिटवीन किंग एंड प्रेसिडेंट कोविंद, द साइड्स signaled 3 pacts providing for cooperation in polar science, innovation and research and in maritime spheres. Mr. Modi and King Gustav also chaired a meeting of India-Sweden high-level policy dialogue on innovation policy, discussing ways to expand engagement in research and development. The King and the Queen are here on a 5-day visit. तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो इंप्रूव हो रहा है। तो मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कई बार ये बताया है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कैसे हम डिवाइस करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करने वाले मैनेजर्स जो कि वेयर हाउसेज में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उन्हें परचेजिंग मैनेजर्स कहा जाता है। और उसके बाद अगर परचेजिंग मैनेजर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा परचेजेस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने से, तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब प्रोडक्शन को कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कैप्चर प्रोडक्शन, डेटा कैसे कलेक्ट होता है कि फैक्ट्रीज में, यानी कि अगर रॉ मटेरियल परचेज करा गया है तो नेचुरली वो फैक्ट्रीज में प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग को हम कैप्चर करते हैं IIP से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अगर इसका डेटा अच्छा आता है तो ये एक संकेत है कि ये डेटा अच्छा होगा। ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप मिड टर्म एग्जाम्स में, जो स्कूल डेज में सितंबर में होते थे, या सेमेस्टर एग्जाम्स जो आजकल कॉलेज में होते हैं, अगर कोई इंजीनियर उसे पास कर लेता है अच्छे मार्क्स से, तो मतलब ये है कि उसके जो फाइनल एग्जाम्स हैं, फाइनल सेमेस्टर में भी परसेंटेज अच्छी आएगी, ग्रेड अच्छा आएगा, राइट। और अगर ये अच्छा आता है तो इसके बाद एक और फाइनल एग्जाम है जिसे हम बोलते हैं GDP डेटा फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्वार्टरली GDP डेटा। तो अगर ये दोनों अच्छे हैं, पॉइंट नंबर 1, आई मीन डेटा सेट 1, डेटा सेट 2, उसके बाद तीसरा डेटा भी सही आएगा, क्वार्टरली GDP डेटा सही आएगा, राइट। तो ये इंटरलिंक्ड हैं, तो ये आपको समझना है थोड़ा सा। Purchasing manufacturing activity increased in November from a 2-year low in the previous month, driven by a modest increase in growth of new orders and production. A private sector survey reported showed as such. Nikkei India, ये एक प्राइवेट इंडेक्स है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, और ये दोनों जो है गवर्नमेंट डेटा है। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस लेके आता है, ये गवर्नमेंट डेटा है और ये भी गवर्नमेंट डेटा होता है, राइट। ये प्राइवेट है। निकी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स rose to 51.2 in November, up from 50.6 in October. तो अगर ये 50 से ऊपर होता है तो ये अच्छा माना जाता है। अगर ये 50 से नीचे होता है तो यानी कि पिछले मंथ के मुकाबले, प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में प्रोडक्शन इज गोइंग टू स्लो डाउन। A reading above 50 implies an expansion in the activity, while a reading below denotes contraction. Although business conditions in the Indian manufacturing sector improved in November, the upturn remained subdued compared to earlier in the year and the survey history. Growth rates for new orders, new raw material के orders दिए जा रहे हैं, and production were modest despite accelerating from October's recent lows. अक्टूबर में जो लोज देखे गए हैं उसके बाद ये नवंबर एक अच्छी जो है एक रे ऑफ होप है कि ग्रोथ रिवाइव होगी। While firms they shed jobs for the first time in 20 months. अब यहाँ पे छटनी करी गई है वर्कर्स की, राइट, एंड continue to reduce input buying. इनपुट मतलब जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, फर्म्स ने अक्टूबर में इसमें कटौती करी थी इनपुट्स परचेज में। The latest reading was below the survey average of 53.8 and indicated only a slight improvement in the health of the sector, manufacturing sector. तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, एक
सर्विस सेक्टर PMI भी बनाया गया है, सर्विस सेक्टर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स हैज आल्सो बीन क्रिएटेड, राइट। तो ये सब चीजें, द ग्रोथ इन द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज मेनली प्रॉप्ड अप बाय ग्रोथ इन कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट, while intermediate goods segment returned to expansion. However, survey respondents reported a deterioration in the operating conditions in capital goods segment. टेलीकॉम कंपनीज के शेयर्स में एक इंक्रीज देखने को मिला है आफ्टर द टैरिफ हाइक, यानी कि ये शेयर मार्केट जो है या शेयर होल्डर्स ऑफ टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट विद द इंक्रीज इन द कॉल रेट्स, टैरिफ रेट्स, वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल जो है उनके शेयर्स के प्राइजेस बढ़ेंगे. The three telecom giants together account for over 90% of India's 1.18 billion mobile subscribers, with the market share of around 30% each, split evenly among them. Tariff hike came as a lifeline for the debt-laden telcos like Vodafone Idea and Bharti Airtel. More hikes are anticipated in the coming quarters to keep the sector healthy and investors' wealth protected. यूनाइटेड नेशन चीफ ने जो है क्लाइमेट समिट को ओपन किया है विद अ कॉल फॉर होप ओवर सरेंडर. द वर्ल्ड मस्ट चूज होप ओवर द सरेंडर टू क्लाइमेट चेंज इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा है, वार्निंग दैट द समिट इन मैड्रिड दैट गवर्नमेंट्स रिस्क स्लीप वॉकिंग पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. अगर इस बार कोई फैसला नहीं लिया गया तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा. 2 weeks of talks aimed at bolstering 2015 Paris Agreement to reduce the global warming began against a backdrop of unusually severe weather disasters this year, from the fires in Arctic, Amazon and Australia to intense tropical hurricanes. Right? He urged the delegates to resolve an important outstanding issue from the Paris Accord, rules on carbon trading seen as vital for kickstarting faster action to reduce carbon emissions. A surge in youth-led climate activism. Climate activism की जरूरत है. Underscored the urgency of task. यानी कि जो यूथ है हमारे और आपके मेरे जैसा, तो उसमें क्लाइमेट एक्टिविज्म देखा जा रहा है. वो लोग प्लेकार्ड्स लेके यूएन बिल्डिंग्स के अराउंड जहां जहां पे भी क्लाइमेट समिट्स होती हैं, वो ब्लैक प्लेकार्ड्स, पोस्टर्स लेके सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पर्याप्त कदम लिए जाएं. राइट. तो साइबेरिया पाइपलाइन सीमेंट्स चाइना रशिया बॉन्ड. तो ये पाइपलाइन बनाई जा रही है जो कि रशियन साइबेरियन रीजन जो कि गैस रिच है, वहां से चाइना को गैस जो है सप्लाई करी जाएगी पाइपलाइन के थ्रू. राइट. आमूर गैस प्लांट इसे बोला जाता है. नाउ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड हिज रशियन काउंटरपार्ट रिमोटली इनॉग्रेटेड द पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन, अ मैसिव क्रॉस बॉर्डर अंडरटेकिंग नॉट ओनली सेंट्रल टू China's energy security but also for increasing special ties between Russia and China. ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, but the 30-year project is anchored by a $400 billion gas deal. Russia has been a primary gas supplier to Europe, but the power of Siberia is the first cross-border gas pipeline. Russia has been primary gas supply to Europe. अब यूरोप से रशिया डाइवर्सिफाई करना चाहता है, लेकिन यूरोप अभी भी रशिया पे गैस के लिए डिपेंडेंट है और रशिया रेवेन्यूज के लिए यूरोप को गैस बेचने पे डिपेंडेंट है. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रशिया विल डिलीवर 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ natural gas to China over next 30 years. From Siberia to China's Yangtze River Delta in Shanghai, the massive pipeline will cover 8,000 km with 5,100 km inside China, passing through 9 states of China. Gas is being sourced from all these basins and all. ये रशियन मुझे नहीं आती, उसके लिए सॉरी. इन द ईस्टर्न साइबेरिया. अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने क्या किया है, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था. कब? जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अक्टूबर मंथ में ही वाज ऑन अ विजिट टू रशिया. $1 बिलियन फार ईस्ट रशिया में ये अनाउंसमेंट किया गया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस रीजन में रशिया के. राइट. तो इंडिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बढ़ चढ़ के, बट $400 बिलियन वर्सेस $1 बिलियन. रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप जो है टाइम टेस्टेड है बट मनी टेस्टेड नहीं है. चाइना यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके रशिया को अपनी तरफ, रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो टाइम टेस्टेड है, मनी टेस्टेड नहीं है. लेकिन चाइना पैसे इन्वेस्ट करके रशिया को अपनी तरफ अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा है. राइट. तो दिस वाज ऑल इन टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस गाइस.
अन अकेडमी प्लस पे आई हैव बीन डूइंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस प्लस कोर्स. इस कोर्स के मीडियम से हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, चाइना रशिया, इंडिया रशिया, या फिर ब्रिक्स समिट एक्सेट्रा, वो सब डेली बेसिस पे अन अकेडमी प्लस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस के मीडियम से आई एम कवरिंग इन दिस कोर्स. तो आप अन अकेडमी प्लस पे मेरे सभी कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड जतिन वर्मा 71 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे बाकी एजुकेटर्स के कोर्सेज भी आप पा सकते हैं. तो डेली द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस कोर्स अन अकेडमी प्लस पे टॉपिक बेस्ड मैनर में अवेलेबल है. एक पर्टिकुलर, 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स या 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स हम डेली बेसिस पे इसमें एनालाइज करते हैं. तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस फॉर दिस कोर्स एंड अदर कोर्सेज बाय मी ऑन अन अकेडमी प्लस. करंट अफेयर्स राउंड अप 365 कोर्स, दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, जो कि पूरे करंट अफेयर्स जो जून 2019 से लेकर मार्च 2020 के करंट अफेयर्स हैं वो इस कोर्स के मीडियम से कवर करे जाएंगे. राइट. So this was all in today's daily news analysis, guys. Thank you.